जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका हवाई दौरा सीरीज के इस दूसरे वीडियो में, जिसमें आज हम हवाई दौरा करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से फिजिक्स शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बातें हुई, यूनिट्स, डायमेंशंस, फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड और एरर्स, मेजरमेंट, वहां क्या फिजिक्स दिखती नहीं। ऐसा लगता है किसी बड़े चैप्टर की तैयारियां चल रही हैं, भूमिका बनाई जा रही है। और एक्चुअली हम भूमिका बना रहे थे, हम वेक्टर पढ़ रहे थे, कैलकुलस पढ़ रहे थे, सब इसकी तैयारियां कर रहे थे। और आज जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां से हमें फिजिक्स दिखना शुरू होती है, तो उसका हम हवाई दौरा करने वाले हैं। सर ये हवाई दौरा हम करते क्यों है, क्या बात है, क्या जरूरत है हवाई दौरा की, क्यों करूं? तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को हवाई दौरा पर लेके जाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा दो तरह के स्पीकर्स होते हैं। एक वो होते हैं आते हैं और आते ही बोलना शुरू कर देते हैं स्टेज पर, लोग बैठे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, कब चुप होगा, कब चुप होगा, कब चुप होगा। एक तो ऐसे वाले होते हैं, और एक दूसरे वाले होते हैं जो आते ही बताते हैं आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा, और पहली बात यह है, दूसरी ये है। तो जब दूसरी चल रही होती है तब भी लोगों को लग रहा होता है भाई 2 तो हो चुकी है, अभी 2 बची है, बस थोड़ा और शांति से बैठ जाओ, स्पीकर बस खत्म ही हो। अब तीसरी आ गई, तीसरी हो चाहे कितनी भी लंबी बोले, लोगों को पता भाई तीसरी चल रही है, चौथी आते ही मामला खत्म है। तो लोगों को एक पेशेंस रहता है। एग्जैक्टली यही माइंडसेट हमारा काम करता है चैप्टर्स में। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, और हमें पता नहीं होता ना कि अब इसके बाद कितना और बचा है, हमें पता नहीं होता ना हम क्यों पढ़ रहे हैं, यही सीक्वेंस क्यों है, इसके बाद ये क्यों पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी सी आने लगती है। शुरुआत में तो आपको तो पता होगा ना, हर चैप्टर के एंड में हम क्या सोचते हैं, अगला चैप्टर आने दो, उसमें तो हम फोड़ देंगे, यही सोचते हैं ना। हाँ, क्योंकि नया चैप्टर हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन कितने दिन अच्छा लगता है। जैसे उसमें बीच में पहुंचते हैं ना, तब तक हमारे जो है तोते उड़ जाते हैं। तो वो तोते ना उड़े, और हमें पहले से पेशेंस बना रहे कि भाई इस चैप्टर में, क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं जब खुद 11th क्लास में हुआ करता था, मतलब काइनेमेटिक्स शुरू तो होता है, पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, मोशन और बिल्कुल वही 9th क्लास वाली बातें, लेकिन जैसे अंदर जाते जाते प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर, तब तक तोते उड़ लेते हैं, तब तक तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, क्योंकि हम इतने बड़े चैप्टर के लिए 10th क्लास के बाद आकर और इतने लॉजिकल चैप्टर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो आज ये जो हवाई दौरा हम करने वाले हैं, इससे मेंटली प्रिपेयर होने वाले हैं, हम अपने आप को तैयार करने वाले हैं कि हमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं हवाई दौरा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ये चैप्टर क्यों पढ़ूं। क्योंकि मन में ये सवाल अगर आ गया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ूं, और मेरे आसपास की दुनिया में ये चैप्टर कहां दिखता है, तो समझो ये चैप्टर दिल में समा गया भाई। दूसरा हमने कहा प्री रिक्विजिट, चैप्टर पढ़ने के लिए वो कौन सी चीजें जो पहले से आनी चाहिए। और फिर तीसरा मेरा सीक्वेंस ऑफ स्टडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सीक्वेंस क्या है, और फिर ऐसा ही क्यों है, यही सीक्वेंस क्यों है। हम मैकेनिक्स में सबसे पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब बड़े बड़े जरूरी सवालों पे हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में वेटेज, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे, और हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हाई दिस चैप्टर, इस चैप्टर की जरूरत क्या है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा कि यार वो बचपन में जो चैप्टर पढ़ा दिए, यार उन चैप्टर की तो जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने सुना होगा ऐसा, अरे यार वो बचपन में सीखा था वो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। sin θ = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है, हम सही से देख नहीं रहे, या ये कहिए कि हमारे आसपास की जो दुनिया है इसमें उसकी बहुत जरूरत है भाई। या तो हमने सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है, या हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, उन सबकी आपकी रियल लाइफ में जरूरत है, वरना पढ़ाए नहीं जा रहे होते। ठीक उसी तरीके से जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसकी तो भाई आपकी रियल लाइफ में भर भर के जरूरत है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। 4 बड़े बड़े पॉइंट्स ये है इस चैप्टर के। तो सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कहां है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। नाक की सीध में भागा चला जा, सुना होगा आपने, क्या है ये नाक की सीध में भागा चला जा, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। सीधे सीधे चले जाओ, और किसी पार्टिकल ने, किसी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल किया, वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन में है, उसे आप एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। कितनी स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारे पास भाई, भरी पड़ी है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन मोशन है। जब हम अपनी कार से जा रहे होते हैं, सीधे सीधे जा रहे होते हैं हाईवे पे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। और स्ट्रेट लाइन मोशन की पढ़ाई नहीं करेंगे तो सोचो कितनी सारी मोशन की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर कौन है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, मम्मी को जाके परेशान करो, मम्मी फेंकेंगी फ्लाइंग चप्पल। वो जो फ्लाइंग चप्पल होगी, वो जो मोशन कर रही है, वो कौन सी मोशन है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से प्रोजेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना। अब इस मोशन को स्लो मोशन में देखते हैं।
आपने देखा इस मोशन को स्लो मोशन में क्या बना रहा है? एक पैराबोला बना रहा है। कहां देखा था पैराबोला? हां, अरे वो एंग्री बर्ड खेल रहे थे वहां देखा था पैराबोला, देखा था? या 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तब किसी ने बताया था पैराबोला। अच्छा, वो जो एंग्री बर्ड में हम यहां से फेंकते हैं चीजों को, वो वहां जाके ऐसे गिरता है तो कौन सी मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि हमारी दुनिया में भले गेम में हो एंग्री बर्ड हो या मम्मी की फ्लाइंग चप्पल हो या कोई भी चीज हम ऐसे फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन करती है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको समझ में आ रहा हो कितनी जरूरी है? हमारे आसपास बहुत सारी दुनिया भर की प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद सर्कुलर मोशन, बहुत ही आसान है भाई साहब। पंखा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स। कूलर में देखिए आप, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। दुनिया भर की सर्कुलर मोशन है हमारे आसपास। हाँ, एक पत्थर को धागे से बांधा, हाथ में पकड़ा, यूं यूं घुमा दिया, क्या है? सर्कुलर मोशन है। झूले में जाके बैठ गया, सर्कुलर मोशन है। क्या सर्कुलर मोशन की पढ़ाई हमें नहीं करनी? अच्छे से करनी आनी चाहिए भाई साहब। हाँ, अरे गाड़ी खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, कहते हैं भाई साहब ये इतने आरपीएम से घूमेगा। क्या है ये आरपीएम? हाँ, अगर आरपीएम ना पता हो, हमें ना पता हो रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? कैसे हम जो है गाड़ी खरीदेंगे और कैसे समझदारी से खरीदेंगे? तो सर्कुलर मोशन हमारे आसपास भरी पड़ी है, उसकी पढ़ाई भी हमें करनी पड़ेगी। और आखिरी है रिलेटिव मोशन। अब ये तो आप समझो, रिलेटिव मोशन तो इतनी देखी है ना आपने देखा होगा, ट्रेन में जाके बैठ गए, पड़ोस वाली ट्रेन जो है वो चलने लग गई तो लगता है अपनी चलने लग गई, रिलेटिव मोशन है। हाँ, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। नदिया में जाके तैर रहे हैं, इस किनारे से उस किनारे किसी से मिलने जाना है और जो है तैर के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं, नदिया हमें बहा के ले गई। क्या है? बाहर खड़ा आदमी देख रहा है कि आप एफर्ट तो इस तरफ लगा रहे हो लेकिन बह के जा उधर रहे हो। क्या है? अपने को लग रहा है अपन नदिया के साथ, अपन तो ऐसे ही जा रहे हैं, हम जो मोशन कर रहे हो नदिया के रेस्पेक्ट में ऐसी है, लेकिन बाहर खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में ऐसी है। क्या चल रहा है ये सब रिलेटिव मोशन है। हाँ, वो गाना आया था बहुत साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे। वो गाना आया था, कौन सा था? शाहरुख खान वो ट्रेन के ऊपर चढ़ के चल छैया छैया छैया। हाँ, उस गाने को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ट्रेन भी चल रही है और ऊपर हीरो भी चल रहा है। हाँ, तो हीरो की भी एक मोशन है, ट्रेन की भी एक मोशन है। जो आदमी ट्रेन में है उसे हीरो की मोशन अलग दिखाई देती है, और जो आदमी ट्रेन के बाहर है, जमीन पे खड़ा है, उसे हीरो की मोशन अलग दिखाई देती है, और जो ट्रेन के पैरेलल में अपनी गाड़ी से जा रहा है उसे हीरो की मोशन अलग दिखाई देती है। क्या है भाई ये सब रिलेटिव मोशन है। क्या है? रिलेटिव। तो हमारी जिंदगी में खूब रिलेटिव मोशन है, यानी कि हमारी जिंदगी में ये सारी की सारी चीजें भरी पड़ी हैं और हमें इन सब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर दूसरी बात आती है प्रीरिक्विजिट्स, यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें किस चीज को पहले से सीखना पड़ेगा। देखो यार, ऐसा है, ये तो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं बोलता हूं दो, ये बेसिक मैथमेटिक्स और कैलकुलस को मिलाकर मैं बोलता हूं पहली बूंद, और वेक्टर्स को बोलता हूं दूसरी बूंद। मैं बोलता हूं इन्हें 2 बूंद जिंदगी की। क्यों 2 बूंद जिंदगी की? इन्हें नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में पोलियो हो जाएगी भाई, सच बता रहा हूं। इनके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, सोचना भी मत, कल्पना भी मत करना। तो अगर कैलकुलस अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से नहीं पढ़े सर, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में क्या आएगा? फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, वो वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं जो 10th तक पढ़ी है, 11th में जो आती है वो वाली ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ने वाली है यहां पर। हाँ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के ग्राफ्स बनेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ्स रटे थे ना, वो एसटी वीटी एटी ग्राफ 9th में तो रट ही लेते हैं, लेकिन 11th में रट नहीं पाओगे। इतने सारे ग्राफ्स है, क्या क्या रटोगे भाई? स्लोप का मस्त आइडिया होना चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस पे हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, और सिर्फ ये पता होने से काम नहीं चलेगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये, इस बात की फीलिंग होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा, एक वीडियो है मेरा, नीड ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप उसे देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे हम इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि हमें पूरी फीलिंग से कैलकुलस पढ़कर, पूरी फीलिंग से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़कर, उसके बाद हम लोगों को वेक्टर्स सीखना है। वेक्टर्स क्यों सीखना है? क्योंकि जो अभी हम मोशन पढ़ेंगे इसमें स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे नासपीटे कौन है? वेक्टर हैं। और अगर ये सब वेक्टर है तो हम लोगों को वेक्टर्स में महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स के जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने के तरीके कुछ अलग है, कुछ जुदा है, इसलिए वेक्टर्स भी बढ़िया से आना चाहिए। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बेसिक आइडिया होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना अगर आपने काइनेमेटिक्स को छुआ, मेरी बात समझ रहे हैं, तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो काइनेमेटिक्स आप पर हंसेगी या फिर आप काइनेमेटिक्स पर हंसेंगे। अगर आप सीख कर गए तो आप काइनेमेटिक्स पर हंसेंगे, और अगर आप सीखे बिना गए तो काइनेमेटिक्स आप पर हंसेगी। ठीक है, तो ये सब तैयार करके आगे बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि सीक्वेंस क्या रहेगा,
और हम सबसे पहले मैकेनिक्स में हम ये काइनेमेटिक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं और ये काइनेमेटिक्स क्या है, तो फटाफट से सुनेंगे भाई। जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम या पार्टिकल की रेस्ट पर पढ़ाई कैसे करें, और रेस्ट पर पढ़ाई का नाम है स्टैटिक्स। और अगर मोशन में पढ़ाई करनी है तो फिर दो तरीके हैं। सर हम रेस्ट में पढ़ाई से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? एक्चुअली जो रेस्ट में पढ़ाई है, स्टैटिक्स की पढ़ाई है, वो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन स्टडीज का पार्ट है। हालांकि हम फ्लूइड्स के लिए रेस्ट की पढ़ाई इसी साल करेंगे जिसका नाम फ्लूइड स्टैटिक्स रहेगा, लेकिन सॉलिड्स के स्टैटिक्स की बात हम अपने सिलेबस में नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई बेसिकली शुरू हुई है मोशन की पढ़ाई से। और मोशन की पढ़ाई भी दो तरीके से हो सकती है। कैसे सर? सर मोशन की पढ़ाई करनी है लेकिन कॉज की बात नहीं, कॉज मतलब कॉज की बात नहीं करनी। क्यों हो रही है मोशन? किसने कराई मोशन? फोर्स लगाया क्या? एनर्जी दे दी क्या? मोमेंटम दे दिया क्या? इसकी बात ही नहीं करेंगे। सीधा बात करेंगे सब डिस्प्लेसमेंट इतना है, वेलोसिटी इतनी है, एक्सीलरेशन इतना है, टाइम इतना लग गया, ये सब बारे में बात होगी। लेकिन मोशन कराई किसने, इस बारे में बात ही नहीं होगी। तो ऐसी पढ़ाई का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है साहब? काइनेमेटिक्स मोशन की पढ़ाई है बिना ये जाने कि कॉज क्या है, विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। क्या बात है? और अगर हम कॉज ऑफ मोशन की बात करने लगे तो बात होगी डायनामिक्स। क्या कहेंगे उसे? डायनामिक्स। और डायनामिक्स के भी दो पार्ट्स हैं। कई बार लोग कहते हैं भाई हमारा जो कॉज ऑफ मोशन है वो तो फोर्स है, अब देखिएगा। और कई लोग कहते हैं नहीं भाई साहब हमारा तो कॉज ऑफ मोशन है वो एनर्जी है। तो अगर फोर्स मेथड से पढ़ाई करेंगे तो चैप्टर का नाम होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो इसके ठीक बाद वाला चैप्टर है। और अगर एनर्जी मेथड से पढ़ाई करेंगे तो चैप्टर का नाम होगा वर्क पावर एनर्जी, वो ठीक उसके बाद वाला चैप्टर है। अब आपको समझ आया मैकेनिक्स को पढ़ने का सीक्वेंस यही क्यों है? पहले काइनेमेटिक्स, फिर डायनामिक्स, और डायनामिक्स में भी पहले फोर्स मेथड और फिर एनर्जी मेथड। सर ये बात समझ नहीं आई, ये फोर्स और एनर्जी वाली। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिरा। जब ये नीचे गिरा, इसने मोशन की। मैंने किसी से पूछा ये क्यों गिरा, क्या कॉज है? तो एक जनाब आए और उन्होंने आके मेरे से क्या कहा, साहब ये इसलिए नीचे गिरा क्योंकि इस पे कोई फोर्स लग रहा था। एक दूसरे जनाब आए, उन्होंने आके बोला भाई साहब ये इसलिए नीचे गिरा क्योंकि इसके पास ना भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी थी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी की वजह से गिरा। अच्छा आपको बताऊं मजे की बात यह, दोनों आंसर निकाल के मुझे सही वेलोसिटी बता सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से गिरा, कितनी डिस्टेंस चली, कितना टाइम लिया, और दोनों सही बताएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह दोनों का सोचने का तरीका सही है, दोनों का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सही है। तो कुल मिलाकर हमारे पास किसी भी मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हो गए, या तो फोर्स मेथड से करो या एनर्जी मेथड से करो। और जब फोर्स मेथड की पढ़ाई की तो चैप्टर का नाम हुआ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जब एनर्जी मेथड की पढ़ाई की तो चैप्टर का नाम हुआ वर्क पावर एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि हम मैकेनिक्स में पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। तो यह इलॉजिकल नहीं है, इसके पीछे यह एक गहरा कारण है। तो हम काइनेमेटिक्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब काइनेमेटिक्स में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है 1D मोशन, यानी कि वन डायमेंशन में जो मोशन होगी उसकी पढ़ाई करनी है। फिर 2D मोशन में हम दो तरह, 2D यानी कि प्लेनर मोशन, वो मोशन जो एक प्लेन में समा जाए, ऐसी दो बड़ी मोशन हमें पढ़नी है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन, और आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। पहले रिलेटिव मोशन भी पढ़ लेते हैं, आखिर में सर्कुलर मोशन, लेकिन ये कुल मिलाकर हमारा एजेंडा है। रिलेटिव मोशन में हम बात करेंगे 1D में 2D में, तो हमें पहले से पता होना चाहिए भैया पहले 1D मोशन की पढ़ाई होगी, फिर 2D की पढ़ाई होगी। 2D मोशन दो तरह की पढ़नी है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन, और फिर हम लोगों को रिलेटिव मोशन की बात करनी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रेस्पेक्ट में बात होगी, जिसमें 1D में भी बात होगी और 2D में भी बात होगी। जब पहले ही हमें पता होगा, पहले से हमें मालूम है, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। भाई काइनेमेटिक्स बड़ा चैप्टर है, काफी दिन डिस्कशन चलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बार शुरू कर दिया फिर सोच रहे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो जब तक यहां नहीं पहुंच जाएंगे आखिरी तक, तब तक खत्म नहीं होगा। अब मैं फटाफट जितने भी पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उन सबका एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि उन पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं 1D मोशन डिस्कस करूंगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ेंगे, और आखिरी में सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ेंगे। क्योंकि हवाई दौरा है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं फटाफट से आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ना है पूरा। तो 1D मोशन में पहले रेस्ट एंड मोशन पर बात होगी। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, पता लगेगा भाई रेस्ट एंड मोशन तो एब्सोल्यूट होते ही नहीं है, ये तो रिलेटिव होते हैं। तो फिर बात आएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद टाइप्स ऑफ मोशन पे डिस्कशन होगा, 1D 2D 3D। इसके अलावा एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, वो ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऐसा क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन पे बात होगी, फिर सीधा डेफिनेशंस आ जाएंगी 9th क्लास वाली, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी डेफिनेशंस को जानेंगे। कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, कौन कौन सा अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, किसमें डायरेक्शन है, किसमें नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से बात होगी। डेफिनेशंस जानने के बाद
बात होगी एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हालांकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिस्कशन कायदे से कैलकुलस में हो जाना चाहिए। जब डिफरेंशिएशन सिखाया जाए तो वहीं पर रेट मेजरमेंट उसका एक एप्लीकेशन है। उस रेट मेजरमेंट में ही हमको पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की कैलकुलेशंस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशंस की कैलकुलेशंस करेंगे। तो शुरुआत में 1D मोशन में सिर्फ इतनी बात होगी। 1D मोशन में फिर हम एंटर करेंगे टाइप्स ऑफ 1D मोशन। तो मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं हमेशा कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके दो टाइप, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। मैं कहता हूं भाई मेरे घर पे एक पुराना स्कूटर था और हमेशा कहता हूं इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। तो मेरे घर पे एक पुराना स्कूटर था, उस स्कूटर को जो है मेरे दादाजी लेके चले तो दादाजी उसे धीरे धीरे चला रहे हैं। 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में फिर 5 मीटर, उसके अगले सेकंड में फिर 5 मीटर, उसके अगले सेकंड में फिर 5 मीटर। मैंने कहा वाह यार दादाजी, आप तो यार बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस चलते हो। क्या बात है दादाजी, आपकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी। एक्सीलरेशन नहीं है आपका, एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते होंगे अपन, पढ़ते हैं ना 9th क्लास में। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए दादाजी आपकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। फिर उसी स्कूटर को पिताजी लेके चले। पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। मैंने कहा पापा यार आपके तो यार वेलोसिटी बदल रही है यार, आपकी वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है, आपका तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। कहते बेटा वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन मेरा एक्सीलरेशन देख। मैंने कहा क्यों? कहते बेटा देख, हर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। मैंने कहा बात तो सही है, बिल्कुल हर एक सेकंड में 2 से बढ़ जाती है, हर एक सेकंड में 2 से बढ़ जाती है। मैंने कहा बात तो सही है। कहते बेटा मेरी वेलोसिटी जरूर वेरिएबल है लेकिन मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बस फिर क्या था, फिर मैंने स्कूटर उठा लिया। मैंने जैसे ही स्कूटर उठाया पहले सेकंड में 4 मीटर, दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 40 मीटर, चौथे में 80 मीटर, पांचवें में -13, टक्कर मार गया कोई, हो गया एक्सीडेंट। छठे में 0, 7वें में 0, 8वें में 0, कोई उठाने वाला नहीं है, पड़े हैं वहीं पर। अब बताइए वेलोसिटी तो छोड़ो, एक्सीलरेशन का होश नहीं है, ना वेलोसिटी कांस्टेंट है ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ऐसी बदतमीज मोशन का नाम है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इनका एक्सीलरेशन भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। आती है क्या बात समझ में? तो कुल मिला के अगर 1D मोशन को देखा जाए तो कितने तरह की हुई भाई? 1D मोशन 3 तरह की हुई। एक तो ये हुई, दूसरी ये हुई पापा की मोशन, दादाजी की मोशन, पापा जी की मोशन, और एक मेरी मोशन। 3 ही तरह की तो मोशन है बस। एक बालक से बोला बेटा कितने तरह की मोशन? कहता सर 4 है। मैंने कहा, बोलता है 1 2 3 4। मैंने कहा बेटा 5 बोल दे, 1 2 3 4 5। ऐसी बदतमीजी ना करें भाई, 3 ही तरह की मोशन है, 1 2 3। एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन है लेकिन वेरिएबल है। तो यहां से 1D मोशन के टाइप्स हम पढ़ते हैं। टाइप्स जान लेने के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पर जाते हैं, और इन तीनों तरह की मोशन के लिए अलग अलग इक्वेशंस का माहौल है। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम पे बस इनको जानते हैं, और असल बात यह है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन फंडामेंटल है ही नहीं। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, और वो भी 3 नहीं है, वो भी केवल 2 है। सर आपको कैसे पता है 2 है? ये तो बेटा बहरूपिया इक्वेशन है, ये इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आई है। ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। लेकिन फिर भी सर इस बात से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, अगर मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती तो बेटा 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन से मैं 3 अननोन सॉल्व कर पाता। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम, 3 से 3 सॉल्व कर पाता। लेकिन आप उल्टे लटक जाओ बेटा, लेकिन इन इक्वेशन से आप 3 नहीं निकाल सकते, आप 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये 3 इक्वेशंस है ही नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोशन की फंडामेंटल इक्वेशंस कौन सी है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशंस है, ना कि ये। और जो फंडामेंटल इक्वेशंस है वो कितनी है? तो 3 नहीं 2 है। तो 2 इक्वेशंस है, इन 2 से ये तीसरी डेवलप हुई, और ये बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक इक्वेशंस है। इन 3 बेसिक इक्वेशंस का इंटीग्रेशन किया एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में मेरे लाल एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए यानी कि इक्वेशंस लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, लेकिन कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ये लगाइए। और फिर यूनिफॉर्म मोशन कौन सी है? जिसमें एक्सीलरेशन 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया, हम 1D मोशन में ध्यान से देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर 1D मोशन में हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ 1D मोशन 3 तरह की आ जाएंगी, उन तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी, और फिर हम उनके सवाल शुरू करेंगे।
तो 1D मोशन में पहले हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के सवाल करेंगे। भाई यूनिफॉर्म मोशन के तो क्या सवाल करें, 9th क्लास में खूब करके आए हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के करेंगे, वहां पे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसको बहुत फंडामेंटली सीखना पड़ेगा। फिर हमारे पास 5 वेरिएबल्स होंगे, S V U A T, 9th क्लास में याद है, 5 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस पे खूब सवाल किए। इन 5 में से हमें देखना पड़ेगा कि कम से कम 3 गिवन हो, उन 3 को यूज करके बचे 2 हम निकाला करेंगे वो इक्वेशंस लगाकर। फिर हम वो nth सेकंड वाली बात करेंगे। एक बच्चा मिल गया मुझे एक बार, बोलता है सर इक्वेशन ऑफ मोशन तो 4 होती हैं। मैंने कहा 4 कौन कौन सी? तो 3 उसने ये याद कर रखी थी भाई ने, इनको 3 बता रहा था। एक वो nth वाला फॉर्मूला आता है, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, वो nth वाला, कहते जी 4 होती है। मैंने कहा भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी है, एक काम कर, तुझे तो भाई जरूरत ही नहीं है, तेरे 5 वेरिएबल है, 4 तेरे पास इक्वेशन है, तो तू तो बस एक काम कर, एक डेटा ले ले, टाइम की वैल्यू ले ले 2 सेकंड, ये ले 2 सेकंड, और उससे एस वी यू ए सब निकाल के दिखा दे। भाई ऐसी बातें ना करें, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल 2 हैं। खैर nth का फॉर्मूला उसी से निकालेंगे, और फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की डिटेल में पढ़ाई करेंगे। और मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ग्रेविटी में भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उसमें भी मेजरली 2 केसेस पे बात होती है। एक, ग्राउंड से किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, ये सारे फॉर्मूले हम याद करेंगे क्योंकि डायरेक्टली यूज करते हैं। और फिर दूसरा केस होता है जिसमें ऊपर से छोड़ते हैं। कुल मिला के 1D मोशन में हमने जब से इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी, सबसे पहले हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की पढ़ाई कर डाली, उसके सवाल कर डाले, और फिर हम पहुंचे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ध्यान रखिए, केवल कैलकुलस ही काम आएगी। वहां आप ये सोचोगे कि वो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी वो सब लगा लो, वो तीनों इक्वेशंस केवल तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चल रही है, मेरे वाली मोशन चल रही है, पापा जी और दादाजी वाली तो है नहीं। तो फिर आपको यहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और मैं बेटा बड़ा ध्यान से बड़ा बता दूं कि यहां बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कैलकुलस में बढ़िया काम करके नहीं आते। सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं करने, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको हालात, वहां पे माहौल बनाना पड़ता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। क्या कंडीशंस है, डिफरेंशियल एलिमेंट अंदर है कि नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा एक वीडियो है नीड ऑफ इंटीग्रेशन पे, उसे आप जरूर देखिए, उसे देख के आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन कैसे करना है। हमारा पूरा एक प्रोग्राम है 2 बूंद जिंदगी की, वो पूरा प्रोग्राम अभी हम यूट्यूब पे धीरे धीरे लाने वाले हैं, और उस पूरे प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पहुंचने से पहले कितना काम करना जरूरी है। खैर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, डिफरेंट टाइम के रेस्पेक्ट में, ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो बढ़िया है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इतना ही याद रखना है। तो कुछ दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके यहां पहुंच जाओ, यहां पहुंच जाओ, ये वाले बहुत सारे सवालात रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे की भी कहानी होती है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करके भी तो कुछ आता होगा, आता है जर्क, उसका डिफरेंशिएशन जाउंस, उसका डिफरेंशिएशन क्रैकल, उसका डिफरेंशिएशन पॉप, पीछे भी जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करके भी कुछ आता है, कहानी वही है, उसका इंटीग्रेशन करके आता है एब्समेंट, उसका इंटीग्रेशन करके एप्सिटी, उसका इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन, उसका इंटीग्रेशन एप्सर्क, उसका इंटीग्रेशन एप्साउंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी सीरीज है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 है। तो इसके आगे की और पीछे की कहानी भी डिस्कस की जाती है, तरीके वही रहेंगे। इसके बाद एक बड़ी प्यारी चीज हम 1D मोशन में पढ़ेंगे। मैंने अभी तक आपको बताया 1D मोशन में हमने क्या पढ़ा, ध्यान रखिए क्या पढ़ा, बेसिक डेफिनेशंस, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर 3 तरह की मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन, और तीनों तरह की मोशन में से 2 तरह की मोशन पे हमारा पूरा फोकस है। कौन कौन सी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हालांकि हमने 9th में भी पढ़ी थी, और अभी नया जो आया है वो आया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें जम के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक है, ये भी 1D मोशन चल रहा है, पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए मन में। यूनिफॉर्म मोशन के सवाल बीच में थोड़े बहुत आएंगे, चटका लेंगे, एस इक्वल टू यूटी लगा लेंगे। वैसे भी यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का ही एक स्पेशल केस है, बस एक्सेलरेशन तो 0 रखना है। चैप्टर के एंड में, 1D मोशन के एंड में, अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, 1D मोशन के एंड में बात होगी ग्राफ्स पर, और ग्राफ्स पर इतनी सारी बात होगी कि हम परेशान हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। हमें लोग और इतने सारे ग्राफ्स कौन याद करेगा? याद नहीं करना है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कमांड होगी, कैलकुलस पर कमांड होगी, तो एक को ग्राफ याद नहीं करना पड़ेगा। और कंसेप्ट वही है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन था ना, बिल्कुल वही चलेगा। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो स्लोप, स्लोप, एरिया, एरिया, ऐसा चलेगा। और इसमें केवल इतनी बात से
सारे ग्राफ्स चटका देंगे, सारे ग्राफ्स चटका देंगे। खैर, यहां पर आकर 1D मोशन समाप्त हो जाएगी और 1D मोशन हम पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा पार्ट इसका 1D ही है, और 1D से जो हम सीखेंगे उसी को आगे सब जगह अप्लाई करेंगे। सब चोरी का माल है आगे। आती है बात समझ में? 1D मोशन में क्या पढ़ा मैंने, उसका पूरा आइडिया दिया। घबराना नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर में अगर सीक्वेंस मन में रखेंगे, पता होगा 3 तरह की मोशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन सबके लिए अलग अलग है, स्लोप स्लोप, एरिया एरिया, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसी पिक्चर मन में बनी रहेगी तो घबराहट नहीं होगी और हम बहुत अच्छा सीखेंगे। तो हम चलने जा रहे हैं इस यूनिट के पार्ट 2 पर, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आता है इस यूनिट का दूसरा पार्ट, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या, मैंने बताया था फ्लाइंग चप्पल इस प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। खैर, जब भी हम किसी चीज को ग्रेविटी में प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एक मोशन करती है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन में जनरली हम ये मान के चलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन। ये क्या आ गया, एक्स और वाई? क्या दो डायमेंशन में बात कर रहे हैं? हां, यही तो नई चीज है, यानी कि ये पहली 2D मोशन है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पहले 2D मोशन को डिस्कस करने से पहले आप जनरल 3D मोशन को डील करना सीख लीजिए। सर जनरल 3D मोशन कहां से सीख ले, 2D मोशन तो आ नहीं रही। अरे भाई, न्यूटन से भी पहले गैलीलियो आए थे, और गैलीलियो ने एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो मोशंस होती हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि जब आप 3D मोशन, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो 3D मोशन है उसको 3 1D मोशन की तरह डील कर सकते हो। वाह, यानी कि 3D मोशन नहीं है वो मेरे लिए, 3 1D मोशन है, और 1D मोशन के तो हम बिल्कुल डैडी बन के आए हैं अभी। तो बस कुछ नहीं करना है, गैलीलियो के स्टेटमेंट की मदद से 3D मोशन को 3 टुकड़ों में तोड़ लेना है, 1D मोशन रिजॉल्व कर लेना है, वेक्टर्स हमें आने चाहिए, और रिजॉल्व करके हम उसे 3 1D मोशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो जब उसे 3 1D मोशन की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें एक 3D मोशन को डील करना आ जाएगा, और जब 3D को आ जाएगा तो प्रोजेक्टाइल तो उसका बच्चा है, 2D है। हां, अगर 3D को सॉल्व करना आ गया तो 2D तो आराम से आ जाएगा भाई। तो फिर 2D मोशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं है, इतनी तरह की प्रोजेक्टाइल मोशंस हो सकती है। इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिक डायरेक्शन में, और ग्राउंड पर वो वापस आता है। इन तीनों में हम हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें हाइट में प्रोजेक्ट करते हैं तो सीधा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। इसे बोलते हैं ऑब्लिक यानी कि टेढ़ा, ऑब्लिक अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ऑब्लिक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इतने तरह की प्रोजेक्ट, देख के बड़ा डर लग रहा होगा सर इतने तरह की मोशन। अरे कुछ नहीं है, जिसको ये आ गया ना जनरल 3D मोशन और गैलीलियो का स्टेटमेंट, ऐसे 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 करो, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, बस उसके बाद इसे चटका देंगे। हमारा जो एनालिसिस है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो पूरे चैप्टर में मोर और लेस इस वाली मोशन के आसपास घूमता है। इसी की हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल देते हैं। इसके HRT के फॉर्मूले हैं, बड़े फेमस है, बच्चे रटे घूमते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और 2u साइन थीटा अपॉन g। कुछ नहीं, ये 3 फॉर्मूले हैं। इसमें h है मैक्सिमम हाइट कितना गए, रेंज यानी कि कितनी दूर जाकर गिरे, और t है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम डिस्कशन इस चैप्टर में जो रहता है, जो फॉर्मूले हम याद करते हैं वो इस वाली मोशन के याद करते हैं, और बाकी इन तीनों को हम, इन सारे को हम एनालिटिकली सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसके फॉर्मूले इसमें भी लग जाते हैं, वो हम सीखेंगे कैसे, लेकिन मैक्सिमम डिस्कशन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बाकी सबको भी सॉल्व करेंगे। साथ ही हम यहां एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि इसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता लगेगा कि भाई इसका पाथ पैराबोलिक है। साथ में यहां पर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन होता है जिसपे काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो जनरली हम मिस कर देते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को सीखने के लिए सर्कुलर मोशन आना चाहिए, तो वापस आके सीख लेंगे सर्कुलर मोशन के बाद। खैर, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड का डिस्कशन हुआ। तो इसके बाद जो बची प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक एक करके इनको भी एनालाइज करते हैं। इनको जनरल 3D मोशन वाले प्रिंसिपल से कर लेते हैं, कुछ बच्चे इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, वो भी किए जा सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेट करते हैं। खैर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मोटा मोटा ये डिस्कशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो हमारा अगला पार्ट है दैट इज रिलेटिव मोशन, ये तीसरा पार्ट है। कई बार रिलेटिव मोशन आखिरी में पढ़ाते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन के बाद, और कई बार सर्कुलर से पहले, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ेंगे तो रिलेटिव मोशन में बात क्या होगी, सबसे पहले सबसे फंडामेंटल इक्वेशन हम निकालेंगे, वो है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। ऐसी डिस्प्लेसमेंट की भी होगी, SAB इक्वल टू SA माइनस AB, SB, एक्सीलरेशन ऑफ AB। तो सबसे पहले तो यही इक्वेशन निकाली जाए, क्योंकि यही फंडामेंटल है। और कहां से आएगी ये,
इसके लिए वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर में जब आपने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े होंगे तो वहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। उस एनालिसिस से इसको हम निकाल के लाएंगे। जैसे ये निकल के आया उसके बाद हम रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ेंगे और उसे पढ़ने के लिए हम फिर से वही करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे और ग्राफ्स निकालेंगे। अब आप सोचोगे सर इसकी भी अलग इक्वेशंस है, कोई अलग इक्वेशंस नहीं है, इसके अलग ग्राफ्स है, कोई अलग ग्राफ्स नहीं है। तो फिर क्या है, जो 1D मोशन में किया था बस उसमें जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जहां वेलोसिटी है वहां रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब सब चोरी का माल है। जो पूरी वो टेबल बनी थी ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन वेरिएबल, उसकी एक टेबल बनाई थी ना, मेरी मोशन, पापा की मोशन, दादा की मोशन, वो टेबल दोबारा बन जाएगी यहां पर। बस सब चीजें क्या हो जाएंगी, रिलेटिव हो जाएंगी। टाइम को छोड़ के, टाइम को मत कर देना रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चारों चीजें रिलेटिव हो जाएंगी और वही सारी इक्वेशन दोबारा चिपका देंगे। ग्राफ्स भी वैसे ही बनेंगे, बस वहां एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनता था, यहां दो के ग्राफ बनेंगे। तो कुल मिलाकर रिलेटिव मोशन इन 1D पूरा का पूरा चोरी का माल है, बस हमें यह करना आना चाहिए। इसके कुछ सवाल होंगे। ये 1D हो गया। 1D के बाद रिलेटिव मोशन इन 2D सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इससे इंटरेस्टिंग कोई डिस्कशन नहीं है इस पूरे चैप्टर का। क्या करेंगे, सब नदियां पार करनी है, नदी भी चल रही है, हम अलग चल रहे हैं, नदी इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं। ओहो, बाहर बाहर किनारे खड़े आदमी को कुछ और ही दिख रहा है, हम कुछ और ही सोच रहे हैं, जिससे मिलना जाना था उससे मिल ही नहीं पाए, कुछ और ही सीन चल रहा है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, बड़ी रोमांटिक टाइप की चीज है ये। इसमें जो है हीरो निकलेगा, नायक बाहर आएगा, हाथ में उसके छाता है, फिर वो छाता पकड़ के खड़ा होगा, पूछा जाएगा भाई साहब छाते को कैसे एडजस्ट करे, फिर नायक भागेगा, फिर छाते को एडजस्ट करेगा, बारिश ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, फिर नायक को पता नहीं क्या होगा, फिर नायक उस छाते को, नायक समझते हैं ना, हीरो, लीड एक्टर, फिर छाते को फेंकेगा, फिर दौड़ेगा, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। 2D में है, रेन की वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी 2D में है ना, देखो रेन ऊपर से ऐसे आ रही है वर्टिकल में, हाँ, और हम हॉरिजॉन्टल में दौड़ रहे हैं। बड़ा मजेदार डिस्कशन। तो एक फिर शिप एंड फ्लैग प्रॉब्लम, भैया वो जहाज इस तरफ जा रहा है, उसके ऊपर जो है झंडा लहर लहर लहराए, और लहर लहर लहराए झंडा जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। बड़ा मजेदार डिस्कशन। और इसको और मजेदार कर सकते हैं, कैसे, मिला दो इन सबको। सर कैसे मिलाओगे, वो झंडा भी है सब उसमें, वो सब शिप जा भी रहा है साहब, और नदिया की डायरेक्शन अलग है, शिप की डायरेक्शन अलग है, हवा अलग चल रही है, और उसमें खड़े होकर आदमी ने पत्थर फेंक दिया। कुछ भी कर सकते हो, बहुत काम किया जा सकता है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन इन जनरल 2D में ये 3 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है और आप जितनी चाहो बना लो। खैर, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन पहले 1D पर होगी, फिर रिलेटिव मोशन 2D पर होगी। मैंने बताया वहां क्या डिस्कशन होगा। तो अभी बिल्कुल घबराना नहीं है, चैप्टर बहुत आगे पहुंच चुका है। अब केवल एक पार्ट बचा है, सर्कुलर मोशन। याद कर लो एक बार फिर से, 1D डेफिनेशंस हुई थी, डेफिनेशंस, फिर 1D मोशन के टाइप्स हुए थे, 3 टाइप्स हुए थे, फिर अलग अलग इक्वेशंस हुई थी, फिर उन इक्वेशंस के बेसिस पे हमने यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड को सॉल्व करना सीखा था, फिर हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड को करना सीखा था, फिर हमने सीखा था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर हमने nth सेकंड वाली चीज सीखी थी, और फिर हमने जो है ग्राफ्स बनाने सीख लिए थे, बिल्कुल मन में पिक्चर। हाँ, उसके बाद हम आ गए थे प्रोजेक्टाइल में, 3D को डील करना सीख लिया था, 2D तो आ ही जाना था। तरह तरह की प्रोजेक्टाइल होती है, उसमें से एक थोड़ी फेवर्ड है, उसके फॉर्मूले ज्यादा याद करते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालेंगे, बाकी सारी प्रोजेक्टाइल भी कर लेंगे। फिर रिलेटिव मोशन है, पहले 1D में पढ़ेंगे, वो 1D मोशन की सारी इक्वेशन चुरा के लाएंगे, उसी से 1D वाली रिलेटिव मोशन चटका देंगे, और फिर 2D में पढ़ेंगे। सर ने बताया था उसमें रिवर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेन एंड अम्ब्रेला, बड़ी रोमांटिक स्टोरी है, और साहब वो एक आखिरी में वो शिप एंड फ्लैग वाला है, बिल्कुल सब बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। अपने को पता है चैप्टर में क्या सीक्वेंस है। आखिरी में बचता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। और अब आखिरी में आता है इस यूनिट का सबसे आखिरी पार्ट, जो है सर्कुलर मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन है वो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ा जाएगा, जहां पर सर्कुलर मोशन के कॉज की बात होगी। यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, पढ़ते समय हम दोनों चीजों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अभी काइनेमेटिक्स ही पढ़ सकते हैं, अभी हम इसमें एनर्जी की बात और फोर्स की बात नहीं कर सकते, तो यहां केवल काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात होगी। और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वर्क पर एनर्जी के बाद। तो क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन। और जैसे ये हुआ फिर चोरी का माल शुरू। कौन सा चोरी का माल, वही 1D वाला चुरा के ले आए। वो देखो, ओ हो, अरे यार ये तो वही चल रहा है, वही
मेरी मोशन, पापा की मोशन, दादाजी की मोशन, बस वहां एक्सीलरेशन से चलता था। यहां किससे चलेगा भाई? यहां चलेगा एंगुलर एक्सीलरेशन से। यहां क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल है। वाह भाई वाह। यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन ने ले ली ना भाई। एंगुलर एक्सीलरेशन है और वो कांस्टेंट है। क्या बात है। और यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन जी, यार ये तो बिल्कुल ही चोरी कर दिया आपने। हाँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा है, ये डरिए नहीं इससे। s इक्वल टू, अरे 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 सर्कुलर मोशन, क्या सोचा था हमने तुम्हें? तुम तो क्या निकले, खोदा पहाड़ निकली चुईया। नहीं, सर्कुलर मोशन होगी। अरे कुछ नहीं है साहब, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की जगह और वही एंगुलर एक्स। अरे अरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? और इनके ग्राफ भी वैसे ही चलेंगे, स्लोप स्लोप एरिया एरिया। ओ हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शुरू में तो कुछ नहीं। फिर आएगा जनरल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मेरा बड़ा मनपसंद डिस्कशन है, जिसमें हम रेडियल डायरेक्शन में ई आर कैप और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ईटी कैप वेक्टर्स में पढ़ाए जाते हैं ना। वेक्टर्स में आई कैप, जे कैप, के कैप के अलावा ये दो यूनिट वेक्टर्स और पढ़ाए गए होंगे, रेडियल एंड टेंजेंशियल। और मजे की बात यह है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स से हम क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करेंगे। टाइम वेरिंग यूनिट वेक्टर्स है, पूरा कैलकुलस और पूरा वेक्टर्स मिलकर इस एनालिसिस को करेगा, जहां हमें पता लगेगा कि वेलोसिटी दो हो सकती हैं, रेडियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और फिर पता लगेगा चार तरह के एक्सीलरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? रेडियल एक्सीलरेशन और कोरियोलिस एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन हमारे सिलेबस में ये दोनों एक्सीलरेशन और ये एक वेलोसिटी, ये कहीं दिए नहीं गए हैं। लेकिन सवाल है इनके, कॉम्पिटिशंस में इनके सवाल आते हैं, पर हमें पता होना चाहिए। तो ये एक वेलोसिटी और ये दो एक्सीलरेशन, ये हट गए, तो हमारे सिलेबस में बची एक वेलोसिटी और दो एक्सीलरेशन। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, इसका एक बढ़िया डेरिवेशन करेंगे और पता लगेगा कि कौन कौन सी वेलोसिटी और कौन कौन से एक्सीलरेशंस इन्वॉल्वड है। जब दो ही बचेंगे तो फिर दो तरह की मोशन बनाएंगे, एक बनाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगी जिसमें पार्टिकल घूम रहा है, रेडियस बदल नहीं रही है, सीधा। अब आपको रेडियस, जब देखिए ध्यान से सुनिए, जब सर्कुलर मोशन का एनालिसिस होता है तो हम ये मानकर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि रेडियस वेरी होगी तो क्या होगा। सर वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी क्या? देखिए वो सर्कुलर मोशन तो नहीं है, लेकिन उसे मैं एक जनरल सर्कुलर मोशन नाम इसलिए देता हूं कि अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूं और उस ऑब्जेक्ट में एक रिंग डाल दूं और इसे ऐसे ऐसे घुमाऊं तो आप महसूस करेंगे वो रिंग अंदर बाहर होगी। जब वो रिंग अंदर बाहर होगी तो उसकी रेडियस भी वेरी करेगी। खैर, उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो फिक्स रेडियस की बात होगी। जब फिक्स रेडियस की बात होगी तो दो तरह की मोशन होगी, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगी जिसमें पार्टिकल घूम रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है उसका केवल क्या बदल रहा है? उसकी केवल डायरेक्शन बदल रही है और मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। और दूसरी कौन सी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। कौन से पैरामीटर की क्या सिचुएशन होगी ये जानेंगे। आखिरी में एक बढ़िया चीज जो इस चैप्टर से हमें मिलेगी वो मिलेगी जो लीनियर पैरामीटर्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और जो एंगुलर यानी कि सर्कुलर वाले पैरामीटर थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उनको हम रिलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और फिर कुछ सवालात करेंगे और चैप्टर यहां समाप्त हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में क्या किया? चोरी का मान लिया, ये चोरी का मान लिया। जनरल सर्कुलर मोशन का एनालिसिस किया, कौन कौन सी वेलोसिटी, कौन कौन से एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स पढ़े, इस पे क्वेश्चन किए। काइनेमेटिक और पैरामीटर्स, एंगुलर और लीनियर पैरामीटर्स जो हैं उनको आपस में रिलेट किया और सर्कुलर मोशन समाप्त। तो देखा जाए तो चार पार्ट्स हैं, चारों में क्या क्या किया मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेटेज है वो क्या रहने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि जेई मेन और एडवांस में 4 to 6%, नीट में 5 to 8%, स्कूल एग्जाम्स में वेरिएबल है, जितनी मास्टर की इच्छा हो जाए उतने कहा जाता है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे सर वेटेज तो बहुत कम है, इससे भी कम रहती है कई बार, तो कभी कभी एग्जाम्स में, ये भी मैंने कई बार ज्यादा लिख दिया और कभी कभी ज्यादा भी रह जाती है। तो सर कम क्यों रहती है? क्योंकि काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा अगर डायनामिक्स का, लेकिन डायनामिक्स बिना काइनेमेटिक्स के चलेगा नहीं। आपको सवाल लग रहा है वो लॉज ऑफ मोशन का, लेकिन उसमें जम के काइनेमेटिक्स लग रहा है। तो काइनेमेटिक्स एक यूटिलिटी, एक टूल है जो आगे तक पूरी 12th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने काइनेमेटिक्स अच्छा सीख लिया तो आगे के सारे चैप्टर में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
सीक्वेंस मैंने बताने की कोशिश की। ऑब्वियसली पढ़ाने का प्रयास तो कर नहीं सकते थे, बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन मैंने कुछ मिनटों में यह कोशिश की कि मैं आपको इसका एक सीक्वेंस बता पाऊं। शायद ये सीक्वेंस जान लेने से आप पर वो ना बीते जो मुझ पर बीती थी जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। जो एक्सपेक्ट मैं करता था कि मुझे ये कहानी पहले ही बता दी जाती तो शायद मैं चैप्टर को अच्छा फील कर पाता। ये सोचकर मुझसे जितना बन पाया मैंने आप लोगों को बताया। मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें। ये वीडियोस YouTube पर काफी गंभीर, काफी सीनियर लोग भी देखते हैं, कई बार मेरे सीनियर्स भी देखते हैं जिन्होंने शायद कभी मुझे पढ़ाया हो, जिन्होंने शायद कभी मुझे सिखाया हो। मैं पूरी विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें कहना चाहता हूं कि यदि मैं कहीं गलत हूं, मेरी कोई गलती है, तो कृपया मुझे जरूर बताएं जिससे कि मैं उसे सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।